बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजून्स, हेलमेंथिस, फंगल से होने वाली मनुष्य में डिजीज के बारे में आपने जानकारी हासिल की। आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक है काम करता है, कौन कौन से बैरियर उन्हें रोकते हैं। आपने अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को पढ़ा, इन्नेट एंड एक्वायर्ड दोनों प्रकार की इम्यूनिटी आपने पढ़ी है। नेचुरल और आर्टिफिशियल पढ़ी फिर उन दोनों प्रकार में कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में, और वो किस प्रकार से काम करती है। आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स के बारे में जाना, फैगोसाइटोसिस को जाना, डायापिडेसिस भी आपने पढ़ा, इन चीजों के बारे में जाना। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर भी आपने जाना है ना। क्या होता है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जल्दी बोलो हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होती है, पहले तो ये बताओ। एंटीबॉडी क्या होती है? हैं? केमिकली क्या होती है ये? प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन। क्या है? गामा ग्लोबिन प्रोटीन। और कहाँ बनती है ये? बी प्लाज्मा सेल में, है ना, बोन मैरो के अंदर बी प्लाज्मा सेल में ये बनती है। और अगर हम एक टिपिकल एंटीबॉडीज को देखें तो टिपिकल एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है, बताओ। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन है जो किसकी बनी है? किसकी बनी है, जल्दी बोलो। एमिनो एसिड्स की बनी है। एमिनो एसिड से ही तो बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, जब प्रोटीन है तो एमिनो एसिड्स से बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें कितने स्टैंड होते हैं? 4, 2 लाइट एंड 2 हैवी। H2L2 H2L2 आपने पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था? क्या भूल गए? और ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में ये जुड़ी रहती है। प्रत्येक एंटीबॉडी में वो स्थान जहां पर एंटीजन से वो चिपकती है जाके, उस जगह को क्या कहते हैं? पैराटोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैराटोप कहते हैं। एक साइट होती है जहां पर जाकर वो एंटीबॉडी से चिपकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पैराटोप के नाम से जानते हैं। वो पैराटोप है ना। ये पढ़ा आपने? अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये एंटीबॉडीज कितने प्रकार की हैं। पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कौन कौन सी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, है ना। इन विभिन्न प्रकार की प्रोटीन के बारे में पढ़ा। आईजीजी का फुल नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन गामा, है ना। गामा इम्यूनोग्लोबिन, क्या कहेंगे हम इन्हें? गामा इम्यूनोग्लोबिन। ठीक। आईजीए का क्या नाम है? अल्फा इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, ठीक है ना। और आईजीएम का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन म्यू,
वेरी गुड। आईजीडी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। और आईजीई क्या है? हीमोग्लोबिन अपसाइड। क्लियर? अच्छा, इनमें कौन सी एंटीबॉडीज सबसे हल्की और सबसे छोटी होती है, जिसके मॉलिक्यूल सबसे छोटे होते हैं? कौन होते हैं? आईजी जी। और सबसे बड़ी और हैवीएस्ट? आईजी एम। इनमें से कौन सी ग्लोबिन ऐसी है जो प्लेसेंटा को फिल्टर करके इन्फेंट तक पहुंच जाती है? आईडी जी है। इनमें से कौन सी ग्लोबिन एंटीबॉडी ऐसी है जो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन को भेद कर ब्लड में पहुंच जाती है? आईजी ए। इनमें से कौन सी ऐसी ग्लोबिन है जो पैसिव इन्फेंट में पैसिव पैसिव इम्यून सिस्टम क्रिएट करती है या पैसिव इम्यूनोलॉजी करती है, इम्यूनिटी देती है? कौन है? आईजी। ये दोनों है। एक्टिव एंड पैसिव में हमने बताया था पैसिव कौन सी है? जिसे बाहर से नहीं दी जाती है ना, बाहर से नहीं दी जा रही है और बॉडी में भी नहीं बन रही है ना, पैसिव है ये, बताई थी ये। और नेचुरल है ये। क्या है ये? नेचुरल। पैसिव है, नेचुरल है। और कहां से आएंगी इन्फेंट में? मदर से आती हैं। तो मदर से कौन कौन सी आई उसमें? आईजी जी एंड आईजी। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो मदर के कोलेस्ट्रम में होती है? आईजी ए। कौन सी है? आईजी ए। इनमें से बाइमर। कौन सी? बाइमर। ग्लोबिन कौन कौन सी है? एंटीबॉडीज कौन कौन सी है? आईजी ए और बोल दो। डाइमर कौन कौन सी है? एक ही है, एक ही है। आईजी जी और है, ये तो मोनोमर है। कौन है? मोनोमर। और कौन कौन सी है मोनोमर? जी बी एंड ई। और पेंटामर कौन है? एम जी आई जी एम। इनमें से कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है कि जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है उसमें बढ़ जाती है? आईजी ई। इनमें से कौन सी ऐसी एंटीबॉडीज है जब जब बनती है जब आर एच फैक्टर डिफर होता है इन्फेंट का और मदर का? कौन सी? आईजी आईजी। सोचो जरा, अगर इन्फेंट में आरएच फैक्टर पहुंच रहा है, आरएच फैक्टर की एंटीबॉडीज पहुंच रही हैं, तो कैसे पहुंचेंगी? आईजी जी। क्योंकि यही तो प्लेसेंटा से फिल्टर होके जा सकती हैं, बाकी तो कोई नहीं जा सकती। तो इट मीन्स यही होंगी, है ना? बाकी तो रुक जाएंगी, बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएंगी, है ना? इनमें से कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो एबीओ ब्लड ग्रुप मिसमैच होने के कारण फीटस और मदर का बनती है? आईजी एम।
कौन है बेटा? IgS. आईजी आईजीडी आईजीडी कहाँ होती हैं? किसकी सरफेस पे पाई जाती हैं? जो सेल्स क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। जो सेल क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। उनकी सरफेस पे कौन होती है? आईजीडी। कौन होती है? आईजीडी होती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? रिवाइज हो गया एक बार? एंटीबॉडीज रिवाइज हो गया या नहीं हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसका रिवाइज ना हुआ हो? हुआ है? एक हमने बात कही थी एंटीजेंस की। एंटीजेंस क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं एंटीजन? एंटीजेंस आर एंटीजेंस आर एंटीजेंस आर क्या? एंटीजन भूल गए। जबकि मैंने जब एंटीबॉडी पढ़ाया था तो उससे पहले एंटीजन पढ़ाया था। एंटीजन के बारे में बताया था कि एंटीबॉडी तो केवल प्रोटीन है। ये क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं एंटीजन? ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं ये? हैं? ये फैट भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? लिपिड्स भी हो सकते हैं। बात बताई थी मैंने या नहीं? एंटीजेंस का जो भाग एंटीबॉडी के साथ फ्यूज्ड होता है, चिपकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपीटॉप। उसे हम क्या कहते हैं? पैराटॉप होता है किसमें? एंटीबॉडी में। एंटीजन में क्या है? एपीटॉप। एंटीजन में क्या है? एपीटॉप है। जब तो चिपकेंगे एक दूसरे से, है ना? चलिए, यहां तक की बातें आपको अच्छी तरह से पता लग गई। इसमें कोई ऐसी बात जो ना पता लगी हो आपको? पता तो सारी लगी है, लेकिन याद कितनी है ये बात मायने रखती है ना? आपने याद कितनी रखी है उनमें से ये बात आपको ज्यादा मायने करती है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी पढ़ लिया आपने? हैं? क्या फर्क होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में? बताओ। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है? कल पढ़ा था ये तो आपने, बहुत मोटा मोटा। बॉडी में बनेगी एंटीबॉडी। पैसिव में हमें बाहर से देनी पड़ेंगी। पैसिव में हमें एंटीबॉडीज बनी बनाई देनी पड़ेंगी। बाहर से हम बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हैं। ये फर्दर दो दो प्रकार की होती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव भी दो प्रकार की हैं और पैसिव भी ना। अगर आपको एक बंदर काट ले, क्या काट ले? बंदर काट ले, तब आप में क्या होगा? एंटीबॉडीज बनेंगी, काम चल जाएगा। जितनी एंटीबॉडीज बनी है काम चल जाएगा उनसे। नेचुरल एंटीबॉडीज बनी है उनसे काम चल जाएगा। आपको बहुत तेजी के साथ क्या चाहिए? एंटीबॉडी चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या करोगे? हाँ? क्या देंगे? आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज देनी पड़ेंगी। किस रूप में? इंजेक्शन आपको लगेंगे। किस चीज के? रेबीज के, एंटी रेबिक इंजेक्शन आपको लगेंगे। क्योंकि चाहे कुत्ता हो, चाहे मंकी हो, चाहे रैट हो, चाहे स्क्वेरल हो, चाहे कैट हो, इनमें वायरस होते हैं किसके? रेबीज के। और ये आप पता है ये एक फैटल डिजीज है। तुरंत आपको
एक्शन में आना होता है। मिर्च लगाने से कुछ नहीं होता है ना? मिर्च लगाने से कुछ नहीं होता है। मिर्च लगाने से बाय चांस ये रहता है कि भैया हो सकता है बाय चांस वो जिस कुत्ते ने काटा उसमें रेबीज ना हो, और मिर्च लगा दे कि भाई ठीक हो गया, तो ठीक वैसे ही होता, क्योंकि उसमें तो रेबीज था ही नहीं, है ना? अगर रेबीज है और आप मिर्च लगा के सोच रहे हैं हो जाएगा इलाज, तो नहीं होगा, है ना? जैसे क्या लगानी है? एंटीबॉडीज देनी ही पड़ेगी, है ना? देखो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है किसकी अपनी एंटीबॉडीज ही सक्रिय हो जाए इतनी सारी कि उसे बाहर से जरूरत ना पड़े और वो ठीक हो जाए, रेयर केस हो जाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगाना पड़ता है? रेबीज का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, और तुरंत लेना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये एक लाइलाज वायरल डिजीज है ना? इसका वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है ना? हाइड्रोफोबिया हो जाता है व्यक्ति को, है ना? हाइड्रोफोबिया होता है, चीजें निगलते नहीं बनती उसके, कुत्ते को भी पानी से डर लगता है और उस व्यक्ति को भी, जिसे हो जाता है रेबीज, है ना? जनरली आपका फावला किससे पड़ता है? कुत्तों से, क्योंकि वो गलियों में घूमते रहते हैं आवारा, तो उनसे रेबीज होने की संभावना ज्यादा। जहां मंकी है ज्यादा और मंकी अटैक कर देता है, वहां मंकी से भी संभावना बन जाती है ना? और ये कहाँ रहता है रेबीज का वायरस? उसके सलाइवा, सलाइवा में रहता है ना, और फिर आपको इंजेक्ट किया जाता है। तो आपको इम्यूनिटी पैसिव आर्टिफिशियल, है ना, इम्यूनिटी की जरूरत पड़ जाती है। इज दैट क्लियर? चलो, तो भाई इसके बाद अब शुरू करते हैं। दो ऐसे रोग हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, उनमें एक रोग कौन सा है? एड्स। एड्स नाम की बीमारी 1981 में, किसमें? 1981 में खोजी गई, क्योंकि डॉक्टरों के पास कुछ ऐसी सिम्टम्स वाले मरीज पहुंचे जिनमें कुछ विशेष प्रकार की सिम्टम्स थी, और देखा गया कि भैया वो सारे होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं। क्या है वो? होमोसेक्सुअल हैं। तो पहले ये कह दिया गया कि भैया ये एड्स नाम की बीमारी होमोसेक्सुअल्स में होती है, उसका नाम भी गिड्स रखा गया था पहले, है ना? लेकिन फिर देखा गया कि भैया चाहे होमोसेक्सुअल हो चाहे हिट्रोसेक्सुअल हो, ये बीमारी तो सब में है, आ रही है, फैल रही है। तब इसका नाम बदल के क्या रखा गया? एड्स। क्या फुल फॉर्म हो गई? है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कहने का अभिप्राय ये है, उपार्जित, ये उपार्जित है, यानी हो आप में आए हैं बाहर से, उपार्जित किया आपने, अपने अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर लिया, न्यून कर लिया पूरी लाइफ में। जब ये बीमारी हुई उससे पहले जितनी भी लाइफ आपने दी, उसमें अपनी इम्यूनिटी को क्या कर लिया? क्या कर लिया? खत्म कर लिया, खराब नहीं कर लिया, खत्म कर लिया। क्या कर लिया? खत्म कर लिया। और सिंड्रोम कहते हैं बीमारियों का समूह, समलक्षणों का समूह, और एक समूह आपने बीमारियों का अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, है ना? इट इज नॉट, ये संपर्क से होने वाली बीमारी नहीं है कि किसी को एड्स हो रहा है और उसके बराबर में बैठ गए तो आपको भी, जैसे निमोनिया है, निमोनिया में हो जाता है, किसी को निमोनिया है उसके आप आसपास गए वो खांसा तो आपको भी निमोनिया होने की संभावना है। लेकिन एड्स के मामले में ऐसा नहीं होता, एड्स के मामले में ऐसा नहीं होता, कंटेमिनेटेड नहीं है जी, इन्फेक्शियस तो है लेकिन कंटेमिनेटेड नहीं, संपर्क से नहीं फैलती, लेकिन स्पेसिफिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा फैलती है। कैसे फैलती है भाई ये?
एड्स को फैलाने वाला जो पॉजिटिव फैक्टर है वो कौन है? एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है जिसका नाम क्या है? HIV। क्या है? HIV। क्या फुल फॉर्म होती है HIV की? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस, अच्छा, जिसमें HIV होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव। क्या जो HIV पॉजिटिव है उसे हम कहेंगे उसमें एड्स है? ये बताओ। अगर हमने कहा किसी की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आ गई तो हमने कहा क्या उसे एड्स है? नहीं। हम उसे एड्स का पेशेंट नहीं तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसमें एड्स के सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है बेटा, ये अपना पूरा एक्टिवेट होने में कुछ महीने से लेके कुछ साल तक का समय ले लेता है। 5 से 10 साल। एनसीआरटी पढ़ा, एनसीआरटी पढ़। कौन सी पढ़नी है? एनसीआरटी के आंकड़े रखो। कितने कहा एनसीआरटी ने? फ्रॉम सम मंथ टू 5 to 10 ईयर। अगर मान लिया HIV पॉजिटिव आपकी किसी बंदे की पॉजिटिव आ गई आज, और एड्स हो रहा है उसे 10 साल बाद जाके, हो सकता है कि जब तक वायरस उसका फैल के पूरी इम्यूनिटी को उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसलिए हम कहते हैं अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि उसे एड्स है। ये बारीकी याद रखनी है, क्वेश्चन बनेगा इस पे। कभी एकदम जैसे इस बच्ची ने एकदम कह दिया HIV पॉजिटिव एड्स, नो। ध्यान रखना इस बात को। HIV पॉजिटिव हो सकता है पर जरूरी नहीं कि उसे एड्स हो। ठीक है? तो इसे इन्फेक्ट होने में और इन्फेक्ट होने के बाद इस एड्स की स्टेज तक आने में समय लगता है ना? क्या लगता है? समय लगता है। हम्म? समय लगता है। अब ये एक रिट्रोवायरस है। कैसा वायरस है? क्या होते हैं रिट्रोवायरस? रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो RNA से DNA बना सकते हैं। रिट्रोवायरस वो श्रेणी है जो RNA से DNA बना सकते हैं, है ना? RNA से भी DNA बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। किसकी हेल्प से होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? इन्वर्टेज एक एंजाइम है, रिवर्स, है ना, ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा करता है। यानी DNA से DNA बनता है लेकिन ये RNA से DNA बना दे। ठीक है ना? तो इट मीन सीधा हो गया, सीधा मतलब ये हो गया कि इस वायरस में कौन है? RNA है अंदर। कौन है बेटा? RNA है। बाहर तो आपको पता ही है वायरस का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का आवरण होता है बाहर, फिर अंदर ही न्यूक्लियस रिसेप्टर बने रहते हैं इसमें प्रोटीन के अलग अलग टाइप, इस टाइप से। अब होता क्या है? कैसे काम करता है ये रिट्रोवायरस? कैसे काम कर, ये देखना है ना? सपोज कीजिए इस, अच्छा हाँ, अब हम ये देखते हैं इसे कैसे काम करता है। उससे पहले ये भैया फैलता कैसे? फैलता कैसे है? कैसे फैलता है? ये बच्चा कह रहा है यौन संबंधों से। बिल्कुल ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को एड्स है
और एक स्वस्थ व्यक्ति उसके साथ यौन संपर्क में आएगा तो उस व्यक्ति का फ्लूइड ट्रांसमिशन हो जाएगा। जैसे ही फ्लूइड का ट्रांसमिशन होगा तो दूसरे व्यक्ति को एड्स होने की संभावना पूरी पूरी हो जाती यौन संबंधों से। इन्फेक्टेड नीडल। इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल्स, किसी व्यक्ति को एड्स है और पहले तो पता क्या होता था, एक इंजेक्शन और एक ही सुई, एक इंजेक्शन और एक ही सुई। डॉक्टर आता था, एक के गुस्सा बाहर दूसरा लाइन में खड़ा, चल भाई, फिर दूसरे के वही, फिर तीसरे के वही, फिर चौथे के वही। हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी बीमारी तो इससे ही फैल गई दुनिया भर में, है ना। तो इन्फेक्टेड नीडल्स है जी, ठीक। तीसरा इन्फेक्टेड ब्लड, चलो पहले ब्लड ले लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, है ना। आप गए, आपको किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ी तो ब्लड दे दिया गया, लो भाई ब्लड है, ब्लड ले लो। अब उस व्यक्ति को क्या था, एड्स था, तो वो वायरस तो उसमें भी रहेंगे, वो एंटीजन तो उसमें भी है? और वो एक स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिए। अब वो घर क्या बीमारी लेके आ गया, जिस बीमारी के लिए गया था वो तो ठीक हो गई, लेकिन उससे भयंकर बीमारी लेके घर पे आ गई, एड्स। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से इन्फेक्टेड ब्लड अगर चढ़ाया जाए। चौथा इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मदर से फीटस में आया है, इसका मतलब ये प्लेसेंटा को फिल्टर करके आया है, तभी तो आया। इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा फिल्टर होके ही तो पहुंचा है उसमें, है ना। तो देख लेना इसे क्यों आया ये मदर में से बच्चे में। हाँ, ये तो कोज है भैया, इनके कारण कैसे, किसे संभावना ज्यादा रहती है इसकी, एड्स होने की संभावना। अब देखिए संभावना किसे ज्यादा रहती है, नंबर एक तो उसे संभावना रहती है जो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है। अब उनमें क्या पता कौन इन्फेक्टेड हो जाए, एक जिसका पता है कि भाई ये स्वस्थ व्यक्ति है, उसके साथ रिलेशन रखा जा रहा है, नो प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद सेक्स भी सेफ होना चाहिए। हमने बताया था जब हमने रिप्रोडक्टिव बताया था कि हमें ऐसी डिवाइस यूज करनी चाहिए जो हमारी इन जो इन्फेक्शियस डिजीज है इन्हें रोकने का काम करें, इनमें बैरियर लगाए, बैरियर पड़े थे आपने, है ना। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो बार बार ब्लड ले रहा हूं, डोनेट ना कर रहा हूं, ले रहा हूं, ब्लड लेता रहता हूं, उसे कुछ ऐसी बीमारी है वो बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो भैया जब चांसेस बढ़ेंगे बार बार, आप जितनी बार सड़क पे जाओगे आपके एक्सीडेंट के चांस उतने ज्यादा है, जितना कम जाओगे सड़क पे आपके एक्सीडेंट के चांस उतने, तो जितनी बार आप ब्लड लेने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसा ब्लड मिल जाए, ऐसा ब्लड ट्रांसमिट आप में हो जाए जो, है ना। तो बार बार ब्लड लेना भी घातक हो सकता है, उसमें संभावना ज्यादा, संभावना है बताइए। तीसरा सबसे ज्यादा जो देखा है, जो नशा करते हैं और एक ही सुई लगाते हैं ना, नशे वालों को कुछ पता नहीं रहता, उसने लगाई, उसने दूसरे के लगाई, दूसरे ने तीसरे, है इस तरह से जो होता है। तो नशा करने वालों में सबसे ज्यादा ये देखा गया, है ना। नशा करने वालों में जो सिरिंज कॉमन होती है उनमें भी ये संभावना रहती है कि भैया उन्हें वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाए, एचआईवी पॉजिटिव हो जाए। चौथा, एक ऐसी मदर जो खुद क्या है, इन्फेक्टेड है, एड्स है उसे, और वो बच्चा भी पैदा कर लेती है, तो उस बच्चे में भी एड्स होने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है एड्स का जो वायरस है ये काम कैसे करता है ना। एड्स का जो वायरस है, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है एड्स से, तो ये उसकी मैक्रोफेजिस, इसमें मैक्रोफेज में पहुंच जाती बॉडी के अंदर।
ठीक है, और उसका आरएनए अब क्या करता है, आरएनए क्या करेगा, है रेप्लिकेट करेगा, रिवर्स रिप्लिकेट करेगा और क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, डीएनए। डीएनए बना दिया उसने, आरएनए से क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब ये डीएनए जो इन्फेक्टेड सेल है, कौन है इन्फेक्टेड सेल, मैक्रोफेज, उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होकर उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होकर स्टिमुलेट करेगा कि जो भाई वायरस का आरएनए वो बनाओ। क्या बनाओ, वायरस का। अब डीएनए से तो आरएनए बनेगा, पहले आरएनए से डीएनए बना, और फिर जब वो डीएनए बन के उसके साथ चिपका तो उसने वापस क्या बनाया उस डीएनए से, आरएनए, और बहुत सारे, यानी ये इस तरह से कार्य करने लगेगा जैसे एचआईवी की फैक्ट्री हो। अब एचआईवी का आरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब आरएनए एचआईवी बन रहा है। क्या बन रहा है, एचआईवी बन रहा है। ठीक, साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो आपकी टी हेल्पर सेल, कौन है, टी हेल्पर, उन पे भी ये वायरस अटैक करता है। क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक करके इन्हें नष्ट करता है, अटैक करके इन्हें क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, अटैक करके इन्हें नष्ट करता है, और इनसे भी मल्टीप्लीकेशन करा लेता है, इनसे भी मल्टीप्लीकेशन करा लेता है। इस प्रकार से एचआईवी की संख्या ब्लड में क्या होती है, बढ़ जाती है। एचआईवी की संख्या ब्लड में बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है, और टी हेल्पर सेल की संख्या घट जाती है। कौन घट गया, टी एच, पूछेगा टी कौन सी सेल घटती है, तो टी हेल्पर। हमने बताया था ना, लिम्फोसाइट, आ जाओ, एक शर्त पे आओगे अंदर। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की बताई थी हमने, दो, कौन कौन सी, जो बताएगा नहीं वो बाहर रहेगा। कौन कौन सी बताई थी हमने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। चलो, बी लिम्फोसाइट भी फिर हमने दो प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी बी लिम्फोसाइट, है ना, वेरी गुड। और टी लिम्फोसाइट के भी हमने कई प्रकार बताए थे, उनमें एक हेल्पर भी है। क्या है, हेल्पर। हेल्पर क्या करती है, हेल्प करती है किस बात में, देखो, टी लिम्फोसाइट कभी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन दे हेल्प टू बी, पढ़ाई ना ये बात, लिम्फोसाइट टू मेक एंटीबॉडी, कि भाई ये एंटीबॉडीज बनाओ। अब हेल्पर की संख्या यहाँ पे हो गई कम, तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। एंटीबॉडीज आपको दे दिया इम्यूनिटी, तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटने लगेगी। जैसे जैसे टी की संख्या बढ़ेगी इम्यूनिटी घटेगी, और ये इम्यूनिटी घटने का मतलब ये होता है आपकी इम्यूनिटी घटते 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 इतनी कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जब एचआईवी बढ़ता है ब्लड में तो क्या दिखाई देने लगते हैं, सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस बंदे का वेट लॉस होने लगता है। क्या होने लगता है, वेट लॉस, उसे डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरिया, फीवर भी हो जाता है। डायरिया कोई लूज मोशन कहते हैं, डायरिया हो गया उसे, लूज मोशन हो गए, वेट उसका घट रहा है, फीवर भी उससे हो रहा है, डायरिया में आराम ही नहीं हो रहा है, अरे तरह तरह के इलाज करा लिए, डायरिया ही नहीं रुक रहा, इसके तो लैट्रिन ही नहीं रुक रही है, क्या हो गया इससे, है ना। फिर उसके बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी घट गई कि जो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंजाई हैं, है ना,
वो उस पर अटैक करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ज्यादातर, टॉक्सिकोफाइट्स, ये हमला कर देते हैं। अब जब वो हमला करेंगे तो उनके द्वारा जो बीमारी होती होगी वो लक्षण इकट्ठे होते चले जाएंगे उसमें, हैं? वो लक्षण उसमें इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर वो ऑर्गन फेलियर्स की तरफ बढ़ता है बंदा, ऑर्गन फेलियर होने शुरू होते हैं उसके, और फिर फाइनली डेथ। डेथ तो होनी है क्योंकि अब इलाज नहीं है कोई, डेथ तो उसका होनी है। ये जो बच्चों नशाखोरी बढ़ी है ना बच्चों में, युवाओं में, किसमें, युवाओं में क्या बढ़ी है, नशाखोरी, सिरिंज लगाना एक दूसरे की, ये खतरनाक, इससे एड्स पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, एड्स के पेशेंट भी युवाओं में भी आ, युवा उसके शिकार, है ना। शुरू में तो घर वालों को पता ही नहीं चलता बीमारी क्या है, रहे फिरते कभी लीवर चेक करा रहे, कभी उसका कुछ चेक करा रहे, इसे दस्त लगे पड़े, ये कर हुआ पड़ा, वेट लॉस हो रहा है ना। तो भैया पता कैसे लगाएं एड्स हो गया किसी व्यक्ति, ये बच्ची खड़ी होगी, क्या नाम क्या, गुंजन, गुंजन ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति में आपको संभावना लग रही है कि शायद इसके लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि एड्स वाले हैं, यू आर ए डॉक्टर नाउ, आपको एक भविष्य का डॉक्टर मान लो आप आज से ही, कि एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसमें आपको लग रहा है कि डायरिया हो रहा है ना, ये लगातार वेट लूज करते जा रहा है ना, छोटी छोटी बीमारियां बार बार उसे लग रही है, तो आपको क्या संभावना लगेगी उसमें कि भाई हो सकता है इसे HIV पॉजिटिव हो जाए, क्या हो, ये तो संभावना हुई आपकी, कंफर्म कैसे करोगे, एक टेस्ट करा है, PCR टेस्ट कराएंगे, कौन सा टेस्ट होता है उसका, एलिसा, कौन सा टेस्ट है बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ, कौन बच्चा फुल फॉर्म बताएगा इसकी मुझे, वेरी गुड, आप तो बता दिया भाई, हाँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, वेरी गुड, क्या नाम तेरा, सलमा, भाई सलमा के लिए ताली बजाओ आज, हाँ, सलमा ने आज बिल्कुल सही जवाब दिया, है ना, और यही हम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, यही इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, मैंने कहा था इसे सलमा को कि मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि आप जवाब देना शुरू कर दोगे, शुरू में लगेगा, बच्चे को हिचक लगती है, बच्चा अपने आप को एटमॉस्फेयर में ढालता है, एक मीडियम का इफेक्ट होता है, लेकिन फिर वो थोड़े दिनों में भाषा समझ जाता है, उसे भी भाषा समझ में आने लगती है, और उसकी भाषा पढ़ाने वाले को और पढ़ने वालों को दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आने लगती है ना, और वो फिर उसका रिजल्ट होता है कि जवाब पॉजिटिव रिजल्ट, है ना, ये टेस्ट कराएंगे बेटा, ठीक, इस टेस्ट से पता लग जाएगा, कंफर्म कर लेंगे कि इस व्यक्ति को क्या है, एड्स। अब क्या करेंगे, एड्स है तो इलाज, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो कोई है ही नहीं, लेकिन हम एंटी रिट्रो, है ना, विट्रोसाइड्स देंगे जो इस प्रक्रिया को डिले करेगा, यानी ये तेजी से बढ़ रहे हैं ना ये वायरस, इन्हें रोक तो सकता नहीं वो, लेकिन इनकी गति को कम कर सकते हैं, यानी उस व्यक्ति का मरना थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, है ना, ये डिले कर सकते हैं, तो कुछ औषधियां दी जाती है, कुछ ताकत की दवाइयां उसे दे दी जाती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, खाने पीने का उसे दिया जाता है, खाने पीने से वो वैसे ही डर रहा है क्योंकि उसे डायरिया हुए जा रहा है, जब हो नहीं रहा उसके तो बड़ी विकट स्थिति आ जाती, तो रोकथाम ही इसका इलाज है, क्या है, WHO संस्था, हमारा भारत का नेशनल एड्स संस्थान जो है रोकथाम का,
इम्यूनो वो इसके बारे में चिंतित है ना। WHO चिंतित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी चिंता वो रोकथाम पे जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले उन्होंने क्या एडवाइस दी कि जो आपका सेक्स पार्टनर है वो कितने रहने चाहिए? मिनिमाइज रहने चाहिए। यानी कि यूरोप में तो आपको कल्चर पता ही है क्या है, यूरोप की कल्चर तो जानते हैं ना आप। तो वो मिनिमाइज रहने चाहिए। नंबर 2, सेफ सेक्स के लिए WHO जो है कॉन्डोम को डिस्ट्रीब्यूट कराती है ना। जितने भी आपके ब्लॉक स्तर पे या कहीं पर भी फ्री कॉन्डोम, या ऐसी संस्थाएं जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं वहां पर भी जाकर कॉन्डोम को फ्री बांटा जाता है। दूसरा, जो सिरिंज है, सिंगल यूज सिरिंज और सिंगल यूज निडल, सिरिंज भी सिंगल यूज और निडल भी सिंगल यूज। कार्यक्रम चलाते हैं बहुत सारे बच्चों में कि भैया नशाखोरी मत करें, नशाखोरी के प्रति अवेयरनेस है, नशाखोरी के प्रति अवेयरनेस। चौथा, अर्ली डिटेक्शन कर लें किसे एड्स है या नहीं। क्यों मैंने बताया था ना कि कोई HIV पॉजिटिव है नहीं, HIV पॉजिटिव होने से एड्स आने में टाइम लगता है। HIV पॉजिटिव हमें पता लग गया ये है, तो अब हम उसमें रिट्रो एंटी रिट्रोवायरस करके उस चीज को डिले कर सकते, लंबा खींच सकते हैं और ज्यादा। शुरू में ही हमें पता लग गया कि भाई ये HIV पॉजिटिव है, ऐसे संभावना भविष्य में एड्स होने की है, भैया ये दवाई खानी शुरू कर देते से, है ना। तो एड्स होना भी डिले हो जाएगा उसका, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी है। ये सब कार्यक्रम सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कौन सी तारीख को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 दिसंबर का ही इस बच्ची ने जुलाई की है कोई डेट, ये महीना तो दिसंबर का ही है, इतना मैं तुम्हें हिंट दे देता। 1 दिसंबर क्या है? 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस से कंफ्यूज हो रही होगी तू 11 जुलाई से, है ना। 5 जून को क्या होता है? कुछ ही तो डेट है हैं? नो, हैं? शिक्षक दिवस होता है 5 जून को, वो तो 5 सितंबर को होता है बेटा। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस होता है ना। विश्व पर्यावरण तो कुछ ही तो डेट है जो आपको याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं करो, ज्यादा में कंफ्यूज मत हो, है ना। कुछ डेट जो पूछी जाती है एनसीईआरटी में दी गई है, बस वो याद रखो। बाकी तो हर यहाँ पे तो डॉक्टर दिवस भी है, शिक्षक दिवस भी है, मरना दिवस भी है, जीना दिवस भी है ना। पता नहीं कितने दिवस है, लेकिन आपको वही याद रखना है जो आपके काम के हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे दिवस हैं, किसी के सम्मान में घोषित किए जाते हैं दिवस, किसी बीमारी को आगाह करने के लिए दिवस घोषित किए जाते हैं, किसी विशेष घटना की तरफ इशारा करने के लिए दिवस आयोजित किए। तो दिवस बहुत हैं, विश्व के भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं, विश्व भी हैं और राष्ट्रीय भी। तो इसलिए बहुत सारे दिवस हो जाते हैं, तो हमने उन्हीं दिवस को पकड़ना है जो हमारे काम के। तो इस प्रकार से हम एड्स को बचाव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मा किसका आ गया? युवा पीढ़ी पे। सबसे ज्यादा जिम्मा किस पे है? मेरे सामने जो पीढ़ी बैठी है वो भी युवा पीढ़ी है ना। तो आपकी सोसाइटी में आपके आसपास लोग अवेयर रहे इन चीजों के प्रति, है ना। लोगों को शिक्षित किया जाए, आपके फ्रेंड को ये भी, और नशे से भी रोका जाए। अभी नशे के बारे में भी बता दें, यहाँ पे बता दें, फिर नशे की बात आ गई तो नशे का ही जिक्र कर दे थोड़ा सा आपको। नशे कई तरह के चल रहे हैं आजकल, है ना।
कई तरह के नशे बच्चे करते हैं। बच्चे एडवेंचर के लिए भी नशे करते हैं। किसके लिए? एडवेंचर। देख, एक बार में कुछ नहीं होता, करके देख, लेकिन यही खतरनाक। पहली बार में भी नशा करना सबसे ज्यादा खतरनाक। अरे तू पी ले, 2 पैग लगा ले, शादी में, शादी है आज, क्या खुशी का दिन है, क्या फर्क पड़ रहा है, ले ले। नो, है ना? एल्कोहल, टोबैको, सिगरेट के कस मार तू, क्या मार है? कब कह रहे हैं आप? मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है क्या? भाई मैंने तुम्हें देखा है ध्यान से। नहीं पीते आप, बहुत अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए, और कभी पीना भी मत। टोबैको से बहुत डेथ होती है हमारी। टोबैको, है ना? आप जानते हैं टोबैको को? टोबैको एक खतरनाक आदत डाल देता है आप में। टोबैको मिलता है किस रूप में? पिया भी जाता है, स्नफ भी किया जाता, सूंघा भी जाता है ना? खाया भी जाता है। आपने खाते देखा टोबैको को? खाते देखा है? कितने बच्चों ने खाते देखा? ऐसे करके खाते हैं। देखो, इस बच्चे को तो पूरी प्रक्रिया पता है कि तम्बाकू को कैसे खाया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। चूने के साथ रगड़ते हैं, है ना? और आप देखोगे, आप अपने यहाँ जनरली क्या होता है, अगर आपके यहाँ पुताई वाले आए हैं या कोई आपने लेबर लगाई है, तो क्या करते हैं? वो काम करते हैं, काम करने के बाद अपना स्टैमिना बनाने के लिए अपनी एक पुड़िया निकाल। अच्छा, पहले ये मुश्किल काम था। अब जब से कंपनियां आई है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां, चूना और तंबाकू को एक जगह, एक छोटी सी उन्होंने वो निकाली, उसके अंदर चूना, एक छोटा सा पाउच निकाला, उसके अंदर तंबाकू, है, उसी के अंदर वो, दोनों की पैकिंग इकट्ठी, लेने वाले को इजी हो गया। वरना पहले कम से कम उसे पान वाले की दुकान पे जाना पड़ता। अगर उसे तंबाकू खाना है तो कहाँ जाएगा वो? पान वाले की दुकान पे जाएगा कि भैया एक पान लगा दे। पान वाला पान लगाएगा, कच्चा चूना लगा के उसके अंदर तंबाकू टोबैको डालेगा, और तब वो, अब उसे ऐसा नहीं करना पड़ रहा। अब तो वो खा रहा है, और क्या ना, इस बच्ची का निकाला, मिलाया, खाया। तो उसने, क्या है इसके अंदर? निकोटीन है। ये कार्सिनोजेनिक है बेटा। क्या है? कार्सिनोजेनिक है। कैंसर, लंग कैंसर को करता है, माउथ कैंसर को करता है ना? इंटेस्टिनल के कैंसर को करता है, स्टेमिना को घटा देता है, ब्लड कैपिलरीज को हार्ड कर देता है। कौन? टोबैको। कौन? टोबैको। तो नेवर यूज टोबैको। खाया है कभी किसी ने टोबैको? पिया है किसी ने कभी टोबैको? सूंघा है कभी किसी को टोबैको? सूंघ के देखा है? नहीं, ये सूंघने वाला वो वाला नहीं होता, वो नस्वार जिसे कहते हैं, वो है सूंघने वाला। वो सूंघने वाला वो है ना? बीड़ी में होता है, बीड़ी में, है ना? बीड़ी बहुत पीते हैं लोग भी, गांव में ज्यादा पीते हैं, हुक्के में भी हो जाता है। तम्बाकू तो वहां पे भी है ना? हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इन सब में है। कौन? टोबैको। चबाते हैं लोग। तम्बाकू खाने का चलन हमारे जो पूर्वांचल है वहां पर ज्यादा है। पूर्वांचल के जो एरिया है उनमें तम्बाकू खाने का चलन ज्यादा है, वो तम्बाकू खाते हैं बहुत, है ना? और माउथ कैंसर के केसेस वहां ज्यादा है। माउथ कैंसर के केसेस वहां पर ज्यादा है, क्योंकि माउथ कैंसर करता है ना? तो तम्बाकू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तम्बाकू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। कोई बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, हुक्का नहीं पिएगा, है? अगर पीता है तो बंद कर देगा बिल्कुल, ठीक है? सर फ्लेवर वाला हुक्का पीते हैं लोग। कौन? सर वो उससे देते हैं दूध वगैरह। शादी वगैरह में फ्लेवर वाला पीते हैं ना, उस फ्लेवर वाले से ही फिर चल होती है शुरुआत। इसलिए उसके, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को उसके आसपास भी मत फटकने दो। बेटा देख, इसमें कमी क्या है सबसे ज्यादा?
देखो कोई भी चीज अगर अनहेल्दी है तो आप उससे बचाओगे, पॉइजन है वो, खाओगे क्या पॉइजन, तो उससे बच्चों को बचाओगे। एक ऐसा पॉइजन है जिस पर नियंत्रण से, कंट्रोलिंग से हम दूर रह सकते हैं, है ना। अब दारू का कितना चलन बढ़ गया, अल्कोहल, शादियों में अल्कोहल नहीं है तो भाई, पहले अगर बारात में ना एक आधा शराबी होता था तो वो छिपता फिरता था, मैं बता रहा हूँ। पहले अगर मान लिया बारात है, शादी ब्याह में ज्यादा वो होता है ये कार्यक्रम, तो अगर एक आधा दारू पी के आ गया ना बंदा, तो वो अपने आप को छिपा के रखता था कि इसको पता ना लग जाए कि इसने दारू पी रखी है ना। अब अगर किसी शादी में चले जाओ तो बंदा अपने आप को छिपाता फिरता है जो दारू नहीं पीता, ये साले सारे बेवड़े हैं ये, तो ये भी जबरदस्ती पिलाएंगे, है ना। वो बेचारा छिपता फिरता है। उल्टा हो गया, हमारे समाज में कितना डिस्ट्रक्शन आ गया इसके प्रति, एल्कोहल एक स्टेटस सिंबल बना लिया भैया, एक स्टॉल लगने लगा स्पेशल। पहले दूध का स्टॉल लगता था, अब किसका लगता है, शराब का स्टॉल। कुछ हमारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पे शादियों में अगर ये स्टॉल ना हो तो कहते हैं कुछ दावत ही नहीं हुई है। अगर पंजाब हरियाणा में चले जाओ बहुत व्यापक है, और हम भैया हरियाणा से लगे हुए हैं, बीमारी उधर की बीमारी इधर को आ रही है धीरे धीरे ये, ना। पैरा घूमता है, बियर गर्ल घूमती है, ये बियर ही तो है क्या, बियर भी, हाँ, बियर में से शुरू होती है अल्कोहल की। बियर है, विस्की है, वोडका है, चैंपियन है, रम है ना, ब्रांडी है, साड़ी है, ताड़ी, दारू है। दीज ऑल आर द ब्रांड ऑफ एल्कोहल, इसमें अलग अलग परसेंटेज में अल्कोहल होता है, प्रोसीजर जिनका निकालने का अलग अलग है, पीते हैं लोग, है ना। कच्ची पीते हैं, कच्ची, क्या, व्हाट इज कच्ची एंड पक्की, जानते हो, कच्ची दारू क्या होती है बेटा, देखो, शराब बनती है फैक्ट्रियों में, शराब बनती है, और फैक्ट्रियों में जब शराब बनती है तो हमें पता है कि इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है, कौन सा अल्कोहल है कौन सा अल्कोहल नहीं। कच्ची शराब वो होती है जो लोग अपने घरों पे तैयार करते हैं, सीरा है, कुछ भी चीज है ऐसी चीज, उसे जमीन में दबा देते हैं, फर्मेंटेशन होके उसमें बन जाता है। अच्छा, शराब बेसिकली क्या है, इथाइल अल्कोहल है, क्या है, सूत्र बोलो, C2H5, ये है एथिल अल्कोहल है, इथेनॉल है, लेकिन इसके साथ साथ मिथेनॉल भी बनता है, क्या बनता है, मिथेनॉल, मिथेनॉल का सूत्र बोलो, है, ये पॉइजनस है, ये क्या है, पॉइजनस है। अब जब अनकंट्रोल है, भट्टी में आपने एक हंडिया दबा रखी है और उसे फिर आप गर्म करेंगे, आपको नहीं पता उसमें एथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल कितना है, एथिल अल्कोहल कितना है, तो ये अल्कोहल हो जाता है उसमें। आपने देखा ना अखबार पढ़ने, कच्ची शराब पीने से इतने लोग मरे, तो कैसे मर जाते हैं भाई वो, क्योंकि उसमें कौन बन गया है, ये अल्कोहल बन गया। इससे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इससे मरेंगे। तो अब सरकारों ने कहा ये लोग पीने से तो नहीं रुकेंगे, है ना, पीने से तो नहीं रुकेंगे, तो अपनी ही शराब बेचनी शुरू करते हैं, शराब के ठेकों पे नियंत्रण किया गया। फिर देशी शराब, अंग्रेजी शराब, देशी शराब और देशी शराब का ठेका, अंग्रेजी शराब का ठेका। अब इतने शराबी हैं, इतने बेवड़े हैं हिंदुस्तान में कि सरकार को बहुत सारा पैसा आता है उससे। कोविड में सब बंद हो गया, ठेके नहीं बंद हुए, ठेके सबसे पहले खोले, है ना, क्यों, क्योंकि पता है लोग मानेंगे नहीं, उल्टा सीधा नशा करेंगे, अपने को हार्म करेंगे,
है ना। नशेड़ी जो होता है वो क्या करता है, नशे की तलाश में रहता है। तो सरकार ने कहा भाई नहीं खोल दो, लेकिन नियंत्रण किया। तंबाकू का एक पैकेट होता है, सिगरेट की डब्बी होती है, उसमें लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सरकार ने कहा कि भाई पिक्चर हॉल में कोई भी मूवी चलाएंगे उससे पहले ऐड देंगे तंबाकू के बारे में, जानलेवा है, कैंसर है, इससे कैंसर हो सकता है टोबैको प्रोडक्ट को। और किसी भी फिल्म में टोबैको प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, शराब पीने के प्रमोट नहीं करेंगे। वो सीन नहीं होंगे दृश्य जिसमें शराब की, सिगरेट पी जा रही, सिगरेट के धुएं उड़ाए जा रहे हैं, है ना। प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि युवा क्या होते हैं, एडवेंचर ढूंढते हैं। अच्छा सिगरेट पीना भी कोई एडवेंचर होगा, मारो टूट के, हाँ? उड़ाओ हवा में, छल्ले बनाओ, हाँ। तो इसलिए इसे रोका गया। ठीक है, तो बेटा टोबैको जो है एक हार्मफुल है ना, कई तरह से हार्म करता है। अब ये जो अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल का मैंने बताया, अल्कोहल क्या करता है आपको, आपका जो पीछे का मस्तिष्क के हिस्से है ना, कौन कौन से हैं? हाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, सेरिब्रम, है ना। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को इफेक्ट करता है ये। और आपका पता है बैलेंस कौन बनाता है आपका, सेरिबेलम। और जब अल्कोहल किसी व्यक्ति ने ले लिया तो उसका जो सेरिबेलम है वो प्रॉपर काम नहीं करता। और जो दारू पी लेता है व्यक्ति वो चौथे गियर में आ जाता है। कौन से गियर में आ जाता है, वो गियर चौथा लग जाता है उसका, पैर रखता कहीं है, पड़ता कहीं है ना। एक उसका बैरियर कम हो, हेजिटेशन कम हो जाता है ना। उससे कोई, जैसे अगर वो सामान्य भाषा में एक शाही बच्चा है, लेकिन दारू पीने के बाद वो शेरू बच्चा हो जाता है ना। हाँ, उसने जिंदगी में कभी अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोला होगा, वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है दारू पी के। सारी गलत बोली जा रही है, सही बोली जा रही है, वो दारू पी के बोले हैं, बोला नहीं जाता लेकिन कोशिश करता है पूरा, है ना, कि मैं अंग्रेजी बोलूं। वाहन चलाएगा तो स्पीडी वाहन चलाएगा और उस पर कंट्रोल हो उसका होगा नहीं तो एक्सीडेंट करेगा, तो एक्सीडेंट करेगा, एक्सीडेंट, तो इसका मतलब लाइफ को लॉस करेगा। लाइफ को क्या करेगा बेटा, तो अल्कोहल भी एक खतरनाक क्या है? नशा है। अल्कोहल हो गया, है ना, ओपियम है, ओपियम, पेपावर सोमनीफेरस, अफीम, मॉर्फिन निकलती है जिससे, और उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बन जाती है, हीरोइन। हेरोइन एक क्या है, नशा है। हेरोइन एक क्या है, नशा है। और हेरोइन किससे, कौन से प्लांट से निकलती है, ओपियम पॉपी, और जिसका नाम पेपावर फेरस, उसका जो फ्रूट होता है उससे रस निकलता है, उससे मॉर्फिन निकलती है, और उसका जब एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बन जाती है, हीरोइन। ठीक है ना, क्या बन जाती है बेटा, हीरोइन बन जाती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है हमारे, किसको प्रभावित करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। तो यानी देखिए, मॉर्फिन, अफीन, हेरोइन कहां से मिलती है, प्लांट का नाम क्या होती है ये, और किसे प्रभावित करते हैं, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इससे सवाल पूछे जाते हैं। कैनाबियोइड, भांग से, कहां से आते हैं, भांग, भांग का इन्फ्लोरेसेंस है, भांग का पत्ता है। हाँ जी, बोलता है कि जो उत्पत्ति होती है ना कि हम बियर पीते हैं खाली पेट तो उससे ठीक हो जाती है, मतलब निकल जाती है कुछ ऐसे क्यों होता है। देखो इस बच्ची ने बिल्कुल बेटा, ये बात मैंने शायद, पहले भी बताइए। ये आपका यूरिनोजेलाइटल सिस्टम है ना। अब हमने बताया था आपको कि पथरी कहीं फंसी पड़ी है, पथरी कहीं फंसी पड़ी है, कहीं भी हो सकती है वो फंसी, पूरे यूरिनोजेलाइटल सिस्टम में कहीं पे भी। और पतली पतली इसकी नलियां हैं। आप ज्यादा पानी पिए, दारू क्यों लाते हैं बीच में। ये माना जाता है बियर पिएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा पेशाब का, पेशाब का प्रेशर में ज्यादा क्रिएट होगा तो पथरी प्रेशर से निकलेगी, और कोई कारण नहीं है, और वो कोई गलाती वलाती नहीं है। तो भैया आप पानी खूब पी लो,
क्यों ला रहे हो बियर को? कितने की बोतल आती है? बियर की बोतल कितने की आती है? नहीं देखो, उतना पैसा बचता है, उतना पैसा बचता है, उतना पैसा। तो भैया पानी पिए, बियर तो बीच में लिया है। यही तो चीजें, यही तो मिथक है, यही तो तोड़ने हैं लोगों में, यही तो लोगों को तोड़ने हैं। उसकी इनका सच बना दे। कहते हैं तेरी साइड देखते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत समझे। हाँ, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इसके मन में एक जिज्ञासा थी, तो प्रेशर ज्यादा बनता है पेशाब का, यूरिन का, इसलिए लोग ये मिथक बना लिया कि बियर से ऐसा होता है। भाई पानी पियो, ज्यादा खूब सारा पानी पियो। डॉक्टर तो पानी पीने की सलाह देते हैं, डॉक्टर बियर की सलाह नहीं देते। डॉक्टर क्या कहते हैं? खूब पानी पियो, है ना। प्रेशर आएगा तो प्रेशर से निकल जाएगी, और निकल जाती है। 90% केस में जो छोटी मोटी पथरी होती है प्रेशर से निकल जाती है। यही तरीका है निकालने का। चलिए अब वापस आते हैं भांग पर। भांग की पत्तियां हैं, इससे भांग से क्या क्या मिलता है भैया? गांजा, हसीस, भांग है ही है आपकी, है ना। भांग तो है ही है, मैरिडोना, ये सब चीजें भांग से तैयार होती है। कुछ भांग के इन्फ्लोरेसेंस से होती हैं, जैसे हसीस वगैरह है ना। कुछ भांग की पत्तियां भी, भांग को खाया भी जाता है, भांग को पिया भी जाता है, भांग का धुआं भी लिया जाता है ना। भांग कई तरह से इस्तेमाल होती है, और भांग भी क्या करती है? ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते थे, ठीक है नहीं। कैनाबिडिस सटाइवम, है ना, भांग का पौधा होता है। सब बच्चों ने देखा होगा भांग तो। कितने कितनों ने भांग का पौधा देखा है? कितनों ने देखा है? कैनाबिडिस सटाइवम बहुत ज्यादा जंगली होता है, ये लगा रहता है, आसपास मिल जाता है कहीं, है। सर देखा होगा यहाँ भी। अरे भांग का केस ऐसा है, अभी बताऊंगा मैं, जब ये बंद होगा तब बताऊंगा भांग का केस में। हाँ, जैसे पत्ता ऐसा होता है, जब उंगली के पंजा फैला हुआ हो, थोड़ा छोटा सा पत्ता होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। बाकी उसमें बना हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में पहचान के लिए बना रखा है पत्ता, यस सर। पहचान के लिए पत्ता बनाया हुआ है आपकी, है ना। एनसीईआरटी ने बना रखा है कि भैया दूर रहिए इनसे, है ना। ये क्या होती है? कोको, है ना, ये भी प्लांट से मिलती है? नहीं हो जाएगा ठीक अभी। कोकोइट प्लांट होता है किसका? इथ्रोजाइलम कोको। ये भी भैया एक कोकीन निकलती है इससे, है ना। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है हमारे, ठीक है। और अगर इसे और ज्यादा लिया जाए तो ये हेलुजन भी क्रिएट करती है। हेलुजन देने वाले और भी पौधे हैं, जैसे धतूरा है, आइपोमिया है ना। ये हेलुजन, हेलुजन जानते हैं? आदमी कल्पनाओं में खो जाता है, आदमी क्या होता है? कल्पनाओं में चला जाता है, हेलुजन कर रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह के प्लांट भी, है ना, जो हम लेते हैं। तो भैया अलग अलग तरह के क्या है, इन्हें पढ़ लेना। ये एक बार सीरियसली पढ़ लेना, ये केवल पढ़ने से आपको आ जाएंगे। इसमें देखो क्या चीज पढ़नी है, इनमें इनमें पढ़नी है नंबर एक, कौन सा पौधा है, उस पौधे का बॉटनिकल नेम, उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ, और उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और वो कौन से सिस्टम को आपके प्रभावित कर रहा है। ये चीजें हैं, ठीक है। ये आ जाएंगी सारी समझ में। सरसरा मैंने दे दिया आपको, और थोड़ा और इसे सीरियसली पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। अब देखें कैंसर को, देखना जल्दी से, क्या देखते हैं? हैं? कल मेरी नहीं है, कल 8 तक है मेरी क्लास तो। कल किसकी है? कल बॉटनी होगी शायद तुम्हारी।
एक ऐसी बीमारी, कैंसर बेटा एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी सोसाइटी में एक डेडली बीमारी धीरे धीरे फैल रही है और काफी लोगों को प्रभावित कर रही है। भारतवर्ष में तो 25 मिलियन लोग हर साल इससे 10 लाख, सॉरी 20 लाख, गलत कहा मैंने, 10 लाख लोग वो उसमें थे, एड्स में प्रभावित होते हैं एनुअली, और उसमें से कई लोग मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। किससे? कैंसर से, है ना। कैंसर है क्या? कैंसर सेल है क्या? देखिए, जो सामान्यतः हमारी सेल होती है ना बेटा, उसमें एक सिस्टम है, उसका डेवलपमेंट, उसका डिफरेंशिएशन, कंट्रोल एंड रेगुलेटरी होता है। वो कंट्रोल भी होता है और रेगुलेटरी भी होता है। लेकिन कैंसर सेल में ये रेगुलेशन सिस्टम जो है ना, ये गायब हो जाता है। रेगुलेशन नहीं रहता, उस पर नियंत्रण नहीं रहता। दूसरे, जब नियंत्रण नहीं रहता तो वो अनियंत्रित होके मल्टीप्लाई करने लगती है। अनियंत्रित होके क्या करने लगती है? मल्टीप्लाई करने लगती है। इसके अलावा जो सेल होती हैं, इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन होता है। क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन का क्या मतलब है भैया? एक सेल जब तैयार हो रही है तो उसके बराबर में दूसरी सेल भी है, कॉन्टैक्ट में है उसके, और जब वो कॉन्टैक्ट में है तो वो अनावश्यक रूप से बढ़ती नहीं है। कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन है, एक नियंत्रण मात्रा में वो अपने आकार में, संख्या में बढ़ती है। लेकिन कैंसर सेल के ऊपर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिटिशन नहीं रह पाता, तो वो अनियंत्रित होकर क्या करने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। और जब वो अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं तो एक सेल का समूह बन जाता है जिसे कहते हैं ट्यूमर। जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर बन जाता है। ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं बिनाइन, और एक होते हैं मैलिग्नेंट। पहले वाले जो है उनकी कंट्रोल नियंत्रित रहती है, वो आसपास की सेल को ज्यादा प्रभावित नहीं करते, और वो मूव भी नहीं करते एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो वो हार्म कम करते हैं, नुकसान कम करते हैं। और चूंकि वो नुकसान कम करते हैं, क्योंकि वो नुकसान कम करते हैं, इसलिए वो कैंसरस नहीं। लेकिन दूसरे कौन से? मैलिग्नेंट। इनकी एक विशेषता होती है, ये मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और आसपास की सेल्स को भी खत्म करते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। दूसरे, जब ये होते हैं बच्चे, तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में इन्हें ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आसपास की ब्लड और ऑक्सीजन भी ये खींच लेते हैं, फूड भी खींच लेते हैं, तो दूसरी सेल स्ट्राइव हो जाती है, भूखी मरने लगती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उनके पास होने लगती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी उन सेल्स के पास होने लगती है। तीसरे, इनकी एक और बुरी बात है कि ये ब्लड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती हैं, और जहां पहुंच जाती है वहां सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लगती हैं। क्या बनाने लगती हैं? सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लगती हैं। और सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लगती हैं तो बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर्स होने लगते हैं, बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर्स होने लगते हैं। और जब बहुत सारे ट्यूमर्स होने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो जाता है ना। एक टर्म है मेटा, है मेटा, हाँ मेटास्टेटिस, इसे कहते हैं मेटास्टेटिस, ठीक है ना। जब ये एक जगह से पहुंच के दूसरी जगह पहुंच के ट्यूमर्स वहां पे सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाने लगते हैं। कैंसर की स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, जीरो स्टेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। स्टेजेस में क्या होता है? स्टेजेस में यही है भैया,
कैंसर में। जीरो स्टेज तो ये है कि जो ट्यूमर बना है वो नुकसानदायक नहीं है, तो डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन इसका हो जाए तो ठीक हो जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, एंटीबॉडीज आ गई हैं, एंटीबॉडीज पहुंच गई हैं, सेल में बन गई, लेकिन एक स्थान पर निर्धारित है, अभी फैली नहीं ना। तीसरी में ब्लड में पहुंच गई हैं, चौथी में लिम्फ नोड में भी पहुंच गई, लिम्फ नोड में भी, और फिर वो धीरे धीरे लाइलाज बनने लगता है कैंसर। तो इसलिए कहा गया है कि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट कर ले उतना अच्छा है। कैंसर करता कौन है, किसके द्वारा हो सकता है कैंसर? कैंसर भैया फिजिकल भी हो सकता है ना, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और रेडिएशन से भी हो सकता है ना। कई कारण, क्या क्या, रेडिएशन, फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, केमिकल, रेडिएशन, है ना। इन सब के कारण ये ऐसे फैक्टर हैं जो कैंसर को करते हैं, और जो कैंसर के कारक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्सिनो ये होते हैं, है ना। कोई केमिकल ऐसा है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, वायरस भी करते हैं कैंसर, क्या करते हैं, और ऐसे वायरस को क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। इनमें ऑन्कोजेनिक जीन होता है ना। आप एक स्वस्थ सेल में भी एक ऐसा जीन होता है जो कैंसर तो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें संभावना है, प्रोटो ऑन्कोजेनिक, और जैसे ही उसे स्टिमुलेशन मिलता है वो क्या करने लगता है, कैंसर करने की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमने टोबैको केस में, लंग कैंसर के केस में देखा, लंग कैंसर के केस में देखा है ना। तो प्रोटो ऑन्कोजेनिक जीन है, तो उन्हें पहचान के, अभी आएगा थोड़ा सा आगे जब डिटेक्शन होगा, तो ऐसे जीन को पहचान के उस व्यक्ति को कह दिया जाता है, भैया देखो तंबाकू वगैरह के पास बिल्कुल मत जाना, तुम तो जाना ही मत, तुम्हारे में तो ऑन्कोजेनिक जीन है इसका, है, जाओगे तो कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, है ना। अब इसका डिटेक्शन है, डिटेक्शन कैसे करेंगे भैया, बायोप्सी होती है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी है, सेक्शन काटा जाता है, सेक्शन काट के स्टे उसे कलर, जैसे आप देखते हैं कि भैया उसे कलर किया जाएगा, स्टेनिंग किया जाएगा, फिर माइक हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाएगी, सेल्स को देखा जाएगा, आकार वगैरह बढ़ रहा है, नंबर वगैरह कुछ ज्यादा हुए तो नहीं हो रहा, फिर पता लगा। एक तो ये है, दूसरा क्या है भैया, आप टेस्ट करते हैं कहीं से, रेडियो, रेडियो टेस्ट है ना, एक्सरे का, सीटी, सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना, कंप्यूटेड टोमो, एमआरआई करते हैं, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, एमआरआई करते हैं, हाँ, देखते हैं कि इससे हुआ है नहीं हुआ है, उससे चेक करते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल भी चेक करते हैं, क्या करते हैं, एंटीबॉडी देख लेते हैं कि भाई उसकी एंटीबॉडीज तो नहीं है, एंटीजन, कैंसर की एंटीबॉडीज तो ऑर्गन्स में नहीं है, कुछ नंबर भी काउंट कर लेते हैं, बोन मैरो और ब्लड के, तो अगर ल्यूकीमिया वगैरह है तो बोन मैरो और उसमें सेल्स के नंबर के काउंटिंग से पता कर लेते हैं कि भाई इतना नंबर बढ़ा हुआ है तो कहीं इसमें ल्यूकीमिया वगैरह का केसेस तो नहीं है ना। टेक्निक आ गई है, जीन को चेक कर लेते हैं, जीन को पकड़ते हैं, जीन स्टडी पे, बायोमोलिकुलर स्टडी, बायोमोलिकुलर स्टडी, और जीन अगर पकड़ में आ जाता है तो मैंने अभी बताया ये बहुत हेल्पफुल होता है, उसे पहले ही सचेत कर दिया जाता है कि भाई आप में कैंसर होने की संभावना क्या है। एक्सरे का एक्सपोजर भी कैंसर कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर भी कैंसर कर सकता है ना, अगर ज्यादा हो जाए जरूरत से तो ये भी कैंसर कर देते हैं, है ना। तो इनसे बच के रहना चाहिए, कैंसर से। ट्रीटमेंट क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, देखो आज की जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो सर्जरी है, पहले सर्जरी है, फिर रेडियोथेरेपी है, फिर कीमोथेरेपी है, कीमोपैथोलॉजी है ना, उसे कीमोथेरेपी है वो एक तरह की। इन तीनों के कंबाइन से हम ज्यादातर कैंसर को कवर कर सकते हैं, इलाज किया जाता है ना, ड्रग्स दी जाती हैं कुछ। तो भैया विशेष कैंसर, किसी हिस्से में कैंसर है
तो उस पूरे हिस्से की सर्जरी करके डॉक्टर हटाने की कोशिश करता है कि और ना बने, है ना। फिर रेज डाली जाती हैं कि उतने हिस्से के ट्यूमर को क्या कर दे, मार, ट्यूमर सेल्स को मार दे और नॉर्मल सेल क्या रहे, बची रहे। कुछ केमिकल्स के थ्रू, कुछ खास प्रकार की जो कैंसर सेल्स होती हैं उन्हें मारा जाता है। इस तरह से हम कैंसर का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। कैंसर का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो हमारे चारों तरफ तो बीमारियां ही बीमारियां। आप कहेंगे जिए तो जिए कैसे, हैं? ये फिर आती है ना, जिए तो जिए कैसे। भैया जीने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमने बताया अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया कर लो, लाइफ स्टाइल को बढ़िया करो। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, टाइम से उठिए, व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छी लोगों की संगत में रहिए, नशा मत कीजिए, बुरे लोगों से हमेशा प्रॉपर दूरी बनाकर रखिए, है ना। खाने पीने में ऐसी चीजें इस्तेमाल ना कीजिए जो कार्सिनोजेनिक हो, जो पैथोजेनिक हो। बढ़िया रहेंगे। फल आप खाते नहीं हो, सब्जियां खाते हैं, कितने बच्चे फल और सब्जियां खाते हैं, आज से खानी शुरू कर दो। हाँ, ये दोनों के हाथ नहीं खड़े हुए, इनके, इसके भी नहीं खड़ा हुआ। कौन खाता है सब्जी अच्छा अच्छे ईमानदारी से, साग कब खाया था लास्ट बार, कल खाया। देखो आजकल हरी सब्जियां बहुत आ रही हैं, पत्तेदार, जी, है ना, आ रही है ना। यस सर। अच्छा कोशिश ये करो, तुम तो जवान बच्ची हो, अपने घर पे एक टोकरा लेके ना उस पे कुछ पालक वालक जमा लो, क्योंकि देखो बाहर क्या है ना, देखो केमिकल यूज होते हैं, केमिकल यूज हो रहे हैं, तो केमिकल यूज हो रहे हैं तो एक तो कार्सिनो, आपने तो हरी पत्तेदार सब्जी खुश होके खाई, लेकिन वहां केमिकल यूज हो रहे हैं, तो ये काम आप अपने घर पे कर सकते हैं आराम से, एक टोकरे का पालक आपसे खाया नहीं जाएगा, है ना। मेथी वगैरह ये ऐसी चीजें पहले लोग ऐसा करते थे, थोड़ी बहुत चीजें अपने आसपास बो देते थे, उनमें टाइम पे पानी डाल दिया, कुछ ज्यादा तो लगना नहीं है, बीज लाए बढ़िया सा, है ना, तो टाइम से पानी तो देना है, क्या ज्यादा एक 50 रुपए का एक गोबर का वो वैसा आती है आजकल तो, केचुआ खाद आती है, वो डाल के और आपको पूरे सीजन आप फ्री है, बढ़िया खाना आपको मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बच्चे ये करके आप खाएं तो हरी सब्जियां आपको मिल, मतलब हरी सब्जी के मामले में कहा, बाकी में नहीं, क्योंकि पत्तियां ही खा रहे हैं हम, और पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती है केमिकल्स वगैरह को, धुल, है ना, धुल के भी कुछ केमिकल ऐसे होते नहीं जाते, तो इस तरह से खाएंगे तो और ज्यादा लंबी लाइफ होगी आपकी। आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ रुझान बढ़ा है, कम खा लो लेकिन अच्छा खा लो, कम खाइए लेकिन अच्छा खाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे उस तरफ। तो देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम खाना शुरू करेंगे, शुरू में वो महंगे होंगे, लेकिन जब सारी पब्लिक उसे खाने शुरू करेगी तो वो सस्ते भी होंगे, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके रेट भी डाउन आएंगे, ठीक है। तो खाना पीना स्वस्थ रखें, आदतें स्वस्थ रखें, लेकिन आज की डेट में आप दो चीजें स्वस्थ रख सकते हैं, नंबर एक अपनी आदतें, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, अपने आप की पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन पे ध्यान रखना, है ना, सोसाइटी पे अपनी ध्यान रखना, ये आदतें हम कर सकते हैं, इनसे बचेंगे तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, हम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। ये किसे आता है बंद करना, कर दो। सर ये क्या होता है कि मान लीजिए कितना स्टेप स्टेप तक देखा जा सकता है हैं, ये मस्त कितने स्टेप तक, पहली स्टेज में ही पता लग जाता है ट्यूमर का। ट्यूमर मैंने बताया ना 2 टाइप के होते हैं, तो कितना स्टेप तक कर सकता है स्टेज लास्ट लास्ट स्टेप लास्ट